चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कौन था? ओके, सो ठीक है। अनीता जी के माइक में आवाज नहीं आ रही। रीटा जी, आप मौजूद थे लास्ट क्लास में? नहीं सर, नो। लास्ट क्लास में जो जो मौजूद थे अपना हैंड रेज कीजिए। लक्षित, आप मौजूद थे? सुमन जी, आप मौजूद थी? थोड़ा सा लास्ट क्लास का ओवरव्यू बताइए सभी को। माइक ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी सर, नमस्ते। जी, सभी को लास्ट क्लास का थोड़ा ओवरव्यू बताएं आप। क्रोमोसोम के बारे में बताया था आपने। जी। क्रोमोसोम जो कोशिका के सेंट्रल में मौजूद होते हैं, केंद्रक में, जी। उनके वो क्रॉस जैसे होते हैं, और उनमें दो चीज होती है, एक सेंट्रल जहाँ से वो विभाजित होते हैं, दूसरा उनके सपोर्टिंग के लिए कॉर्नर पे कवर। जी बिल्कुल। उसमें से जैसे वायर दो तरीके की होती है, वैसे डीएनए निकलते हैं, और डीएनए ही आरएनए को प्रोटीन भेजते हैं। ये बना, मतलब आगे जो भी हमारे बॉडी में बनेगा, कोई भी काम जो होगा प्रोटीन के द्वारा, वो कौन सा प्रोटीन बनना है वो आरएनए ही डिसाइड करता है। ओके, इतना ही था या कुछ और भी है? कुछ और तो नहीं ध्यान आ रहा है। वो ठीक है। आपने लाइब्रेरी वाला बताया था, उसकी बात बोल रहे हो? हाँ, वो भी एक तरीका है जेनेटिक्स को समझने का। हाँ, बस मोटा मोटा तो जैसे यही था ना, क्या क्रोमोसोम से जी। डीएनए जो होते हैं वहां से आरएनए के पास नहीं, एक और था। चलिए अपन थोड़ा देवेंद्र जी, आप बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? अपना माइक ऑन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पिछली क्लास के रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर पिछले 2 बार से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। कोई बात नहीं। जी सर। ओके, सो ठीक है, तो सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हम फिर आज की क्लास शुरू करें। एक ये भी था सर, जी। वो जो आपने बोला था एक्स और वाई वाले, जी। उससे जो मंगोल डिजीज वगैरह होती है, जी ये वाला एक पॉइंट था। ठीक है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ सभी को। सो गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो हम जेनेटिक्स के बारे में देख रहे थे, उसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें समझने का प्रयास किया था। सो
सबसे पहली चीज आती है जेनेटिक्स में जिसकी स्टडी की जाती है वो है क्रोमोसोम, फिर उसके और बारीक बारीक डिटेल्स आ जाती है। तो क्रोमोसोम क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे माँ बाप से बच्चों में जो लक्षण आते हैं, जैसे आंखें किस तरह से होंगी, चेहरे का डिजाइन क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करती है जेनेटिक्स, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो फीचर्स हम लेके चलते हैं अलग अलग, वो सारी चीजें आगे कैरी होती चली जाती है फैमिली में। तो ये एक सेल पिता के स्पर्म, माँ के ओवम से मिलकर जो है इसका एक सेल का निर्माण होता है। और उस सेल में जो है पिता की तरफ से 23 गुणसूत्र या 23 क्रोमोसोम और मदर की तरफ से 23 ऐसे मिलते हैं। तो पिता की तरफ से जो है XY क्रोमोसोम रहेगा लास्ट वाला, और माता की तरफ से XX, ऐसे टोटल जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र भी बोला जाता है। ये 46 क्रोमोसोम जो है जब इनकी पेयर बनती है तो ये 23 पेयर्स के, इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के अंदर कोडॉन्स होते हैं अलग अलग, तो वहां पर जीन्स मौजूद होते हैं और उन जीन्स में कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन जो है डिसाइड करते हैं कौन से अमीनो एसिड, और फिर उन अमीनो एसिड के द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण। इसको समझने के लिए हमने एक बहुत सरल मेथड का यूज किया था, वो मेथड आप सभी को मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता है। आपके सामने ये पिक्चर है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, तो इसको बार बार समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाए। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक होता है सेंट्रोमियर, यानी कि जो बीच वाला भाग है जहां से दो भुजाएं निकलती है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमेटिड, डुप्लीकेट होने के बाद एक क्रोमोसोम के दो समान हिस्से बनते हैं, उनको क्रोमेटिड बोला जाता है। और टीलोमियर, क्रोमोसोम के जो सिरे दिख रहे हैं आपको, जो डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं, टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के काम क्या है? तो उनके काम है जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, और मिटोसिस या मियोसिस के दौरान डीएनए का समुचित वितरण करना। यानी जब सेल विभाजन होगा तो डीएनए को बराबर बराबर मात्रा में विभाजन करना या वितरण करना। ठीक, शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करना, ये क्रोमोसोम के कार्य हो गए। इससे संबंधित, क्रोमोसोम से संबंधित हमने कुछ रोग देखे थे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि 21वें नंबर की क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है। दूसरा हमने देखा था टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है महिलाओं में। और एक हमने देखा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है। सो डीएनए क्या है? तो डीएनए को समझने से पहले हम थोड़ा सा जेनेटिक्स को समझ लेते हैं। सो जेनेटिक्स को समझने के लिए हमने एक उदाहरण से समझा था कि आप कल्पना करें क्या कल्पना करेंगे कि शरीर एक बड़ी लाइब्रेरी है। शरीर क्या है? एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में लाखों किताब, और हर किताब में एक विषय की जानकारी है, जैसे बालों का रंग, आंखों का प्रकार, त्वचा का रंग वगैरह। तो शरीर रूपी लाइब्रेरी में क्रोमोसोम क्या है? किताबें हैं।
या ये मान लीजिए कि हमारी जो कोशिका है वो एक लाइब्रेरी है, ये भी करके चल सकते हैं। शरीर को लेते हैं तो शरीर एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो क्या है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम कितने हैं सेल के अंदर, चैट में लिख के बताइए। 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम। वेरी गुड। तो शरीर की लाइब्रेरी में 46 क्रोमोसोम है जिनकी पेयर बनती है 23। ठीक, अब उसमें जो बुक्स हैं, क्या है, बुक्स यानी कि किताबें, तो ये हो गई 46 किताबें शरीरों की लाइब्रेरी में। और किताबों के अंदर क्या होते हैं, पन्ने होते हैं, तो उन पन्नों को हम बोलेंगे डीएनए। ठीक, तो हर क्रोमोसोम में ढेर सारे पन्ने होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, डीएनए। और डीएनए क्या है, एक लंबे धागे जैसी रचना है जो कि क्रोमोसोम के अंदर होता है। अब ये जो डीएनए है, पेज है, इसके अंदर हर पेज में कुछ जानकारी है। तो ये जो जानकारी है या किताब का जो पैराग्राफ है उसको कहेंगे जीन। तो हर पन्ने पर कई पैराग्राफ होते हैं, यानी कि जीन। तो हर जीन एक खास निर्देश देता है, जैसे ब्लड ग्रुप कैसा होगा, कद कितना होगा, चेहरे की बनावट कैसी रहेगी, ये अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग जानकारी। तो जेनेटिक्स क्या है, इन किताबों का अध्ययन है। शरीर रूपी लाइब्रेरी में क्रोमोसोम किताबें है, डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद है आपका जीन्स। और जीन्स में क्या मौजूद है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका रंग कैसा होगा, इस तरीके से। तो यहां तक हमने देख लिया था। तो ये हुई जेनेटिक्स। तो कभी कभी क्या होता है, हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, कभी कभी किसी किताब में कोई पन्ना गलत छप जाता है, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो ऐसे ही जीन के अंदर भी गड़बड़ी होती है। तो कोई पन्ना एक्स्ट्रा जुड़ गया या गलत छप गया, तो उस जीन में जब ये गड़बड़ी होती है तो उसको बोला जाता है म्यूटेशन। क्या शब्द है, म्यूटेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैट में ताकि ये शब्द याद रहे। तो जब जीन्स में गड़बड़ी होगी तो उसको बोला जाता है म्यूटेशन। एक्स्ट्रा पन्ना जुड़ गया या एक पन्ना निकल के खत्म हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये बीमारियां इस तरीके से होंगी उसमें अलग अलग। तो जैसे कि 21वें क्रोमोसोम में अगर एक अतिरिक्त कॉपी आ जाए, यानी कि एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ जाए, तो बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। यदि अगर जो XY क्रोमोसोम है उसके साथ में जगह अगर एक और एक्स्ट्रा X जुड़ जाए तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जो जेंट्स में देखने को मिलता है। तो ये हमने जेनेटिक्स को समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानेंगे। तो डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि इसमें जो है यह एक डबल कुंडल या डबल रचना में ये होता है, जिसको डबल हेलिक्स बोला जाता है। ऐसी रचना होती है जो दो धागों से मिलकर बनी होती है। और इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं गाइटन पे, गाइटन के चैप्टर 3 पर। अब सभी लोग थोड़े सावधान हो जाएं क्योंकि मामला यहाँ से थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा।
आप सभी को मैंने गाइडन का 12th एडिशन प्रोवाइड किया था, ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप बाद में देख सकते। तो जैसा कि चैप्टर 3 का नाम है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को जेनेटिक किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से डीएनए के द्वारा प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए कंट्रोल किया जाता है, तो ये देखेंगे। दूसरा सेल का फंक्शन देखेंगे और तीसरा सेल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सब गाइडेंस से शुरू करते हैं। तो जीन्स, सभी को ये क्लियर हो गया होगा, दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि जैसे शरीर रूपी लाइब्रेरी में बुक्स क्या है, आपके क्रोमोसोम है, और उनके अंदर जो क्या है, पन्ने मौजूद हैं, और पन्नों के अंदर क्या मौजूद रहती हैं, पैराग्राफ रहते हैं। तो क्रोमोसोम रूपी किताबें हैं, उनमें क्या है, पेजेस हैं डीएनए के, और डीएनए के अंदर होती है जीन्स, जीन्स के अंदर होती है डिटेल्स। ठीक, तो ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। अब हमारे शरीर में जो सेल्स है, हमारा पूरा शरीर का निर्माण ही सेल से हुआ है, तो आपके कहीं भी सेल्स जो मौजूद है उस सेल्स में जो है आपका न्यूक्लियस होगा, आरबीसी को छोड़कर। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो ये चीज बार बार याद दिलाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बॉडी, बॉडी में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में रहती है, कोड के फॉर्म। चैट में देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, ये आपको याद रहेगा। बुक्स, बुक में पेज, पेज में पैराग्राफ, और पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन। तो जीन जो शरीर की सभी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में स्थित होते हैं, माता पिता से बच्चों तक की हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। साथ ही शरीर की सभी कोशिकाओं के दैनिक कार्य कामकाज को भी नियंत्रित करते हैं। तो जीन ये निर्धारित करते हैं सेल के फंक्शंस को, कि कोशिका के भीतर या सेल के भीतर कौन से स्ट्रक्चर, एंजाइम और केमिकल जो है सिंथेसिस होंगे या होते हैं। तो इसमें एक डायग्राम है, वो डायग्राम आप देखेंगे। ये डायग्राम को आप सामने रखो। सो डायग्राम 3-1 में आप देखेंगे जेनेटिक कंट्रोल, ये नियंत्रण की सामान्य योजना को दर्शाता है। तो प्रत्येक जीन जो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना होता है, प्रत्येक जीन, ठीक है,
एक अन्य न्यूक्लिक एसिड आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड के गठन को या बनाने को ये नियंत्रित करता है। यह आरएनए फिर एक विशिष्ट प्रोटीन को बनाने को नियंत्रित करने के लिए पूरे सेल में फैलता है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड से लेकर ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए और साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के बनने तक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड, फिर ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये 3 चीजों को मैंने आपको एक बार दिखाया था कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं और किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। पहले ये डायग्राम आप समझ लीजिए, फिर मैं उसको आपको एक बार और अच्छे से दिखा दूँ। सो ये जो है ऊपर आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक पूरा समझ लीजिए जो एक लाइन जो आपको दिख रही है डार्क कलर में, ये सेल है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए जो है स्प्लिशिंग होते हैं, टूट जाते हैं, तो आरएनए से फिर निर्माण होता है एमआरएनए का। एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आरएनए जो एमआरएनए आएगा उसमें जो कोड रहेंगे उस कोड के बेसिस पर वह राइबोसोम से जुड़ेगा, और राइबोसोम में आरएनए के अंदर मौजूद कोड के हिसाब से इनको अमीनो एसिड को असेंबल किया जाएगा, और फिर उससे जो है प्रोटीन का निर्माण होगा, और इस प्रोटीन को जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक तरह की प्रक्रिया। तो डीएनए से आरएनए को बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन बनना ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद देखेंगे। मानव शरीर में लगभग 20,000 से 25,000 विभिन्न जीन होते हैं जो प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में विभिन्न सेलुलर प्रोटीन बनाना संभव है। वास्तव में डीएनए के एक ही खंड एक ही जीन से लिखे गए आरएनए मॉलिक्यूल को सेल द्वारा एक से अधिक तरीकों से प्रोसेस किया जाता है, जिससे प्रोटीन के अल्टरनेट वर्जन उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की सेल के द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रोटीनों की कुल संख्या कम से कम 1 लाख होने का अनुमान है। इतने जीन मौजूद हैं अभी तक जो हमको पता है, क्योंकि ये है 20,000 से 25,000 अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं। ठीक है, कितने जीन्स होते हैं, 20 से 25,000 जीन्स होते हैं, और इन्हीं जीन्स के माध्यम से हमारी सेल के अंदर करीब करीब 1 लाख तरह के अलग अलग प्रोटीन को बना लेती है। हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लेंगे आपका, ये फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो हमारे सेल के अंदर जो है 20,000 से 25,000 तरह के अलग जीन हैं, और उन जीन के माध्यम से करीब करीब 1 लाख प्रकार के जो है प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के प्रोटीन है, जैसे हमारे नाखूनों का प्रोटीन अलग होगा, बालों का प्रोटीन अलग होगा, ठीक, नोज का जिससे स्ट्रक्चर बना है उसका प्रोटीन अलग है, आपके कानों का अलग है। यानी कि शरीर में बहुत तरह के अलग अलग प्रोटीन का निर्माण हमारी सेल्स करते हैं। पहली चीज। एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है, आप जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन में थोड़ी सी डिटेल ले लीजिए ताकि समझना आसान हो जाएगा। अमीनो एसिड होते हैं, तो कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है, कुछ जो है बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इनमें होते हैं करीब करीब 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है जो हमें डाइट से लेने पड़े, और नॉन एसेंशियल कौन से है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो एसेंशियल में जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानाइन, ट्रायोनाइन, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड और वेलाइन,
ये एसेंशियल है, यानी कि इनको हमें खाने के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। कुछ जो है नॉन एसेंशियल है, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, तो ये हमारी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एलेलाइन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ एक जानकारी ध्यान में रखिए। कुछ कंडीशन होते हैं, कंडीशनल है, नीडेड इन सर्टेन कंडीशन, जब आप बीमार होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उस समय इनकी जरूरत पड़ती है। तो खासकर अर्जिनिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है, टायरोसिन। फिर इनमें भी अलग अलग डिवाइडेशन है, वो हम और आगे देखेंगे। तो अभी आप दो तरह से मान के चलिए कि कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल हैं जो हमको खाने से चाहिए, कुछ हमारी बॉडी बनाती है। तो हमारे जो डीएनए के अंदर करीब करीब 20,000 से 25,000 अलग अलग तरह के जीन होते हैं, और इन्हीं जीन के माध्यम से सेल जो है प्रोसेस करके 1 लाख तक के अलग अलग प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। कुछ सेलुलर प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल है, उस सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि एक रॉड की तरह दिखेंगे आपको। पिछली क्लासों में चैप्टर 2 में देख चुके हैं, उस पर जाइएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स है, हड्डियां हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी स्केलेटल सिस्टम है एक तरह का, पर वो बोन का नहीं बना है, वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। उसको सेल साइटोस्केलेटल बोला जाता है, जिसके माध्यम से सेल का एक स्ट्रक्चर निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपकी उंगलियों की सेल्स ने अलग तरीके से उंगली का निर्माण किया है, नाक की सेल्स के प्रोटीन थोड़े से अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, तभी वो शेप बनेगा, अदरवाइज फिर वो शेप ही नहीं बनेगा। अगर सेल के अंदर कोई साइटोस्केलेटल सिस्टम मौजूद अगर नहीं होगा तो सेल एकदम केचुए की तरह मान लीजिए, या बिल्कुल लूज रहेगी, कहीं भी जो है किसी भी तरह से दब जाती है, ठीक, तो ऐसा रहेगा। तो सेल साइटोस्केलेटल जो है, इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन के थ्रू इसको बनाया जाए, जिससे एक रचना निर्माण होती है जो सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करती है और उसको एक आकार भी देने में मदद करती है। तो कुछ सेलुलर प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर निर्माण करते हैं। तो इसकी चैप्टर 2 में हमने चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक बार आप देख लीजिए। हालांकि अधिकांश प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं में विभिन्न केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज मतलब होता है उसको उकसाना या उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम सभी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं जो कोशिका की ऊर्जा को प्रदान करते हैं। साथ ही सभी सेल केमिकल्स जैसे लिपिड, ग्लाइकोजन और एटीपी के सिंथेसिस को भी बढ़ावा देते हैं। So cell nucleus gene control protein synthesis. यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रही होगी हेडिंग। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको डायग्राम 3-2 देखना पड़ेगा। 3-2 इसको सामने रखिए। ये पिक्चर आपको गाइडन के 14th एडिशन में थोड़ी अच्छी पिक्चर है, इसलिए मैंने 14th एडिशन आपको सामने रखा है, बाकी चीजें लगभग सेम ही है। तो सेल न्यूक्लियस में बड़ी संख्या में जीन डीएनए के अत्यंत लंबे और डबल स्ट्रैंड वाले हेलिकल मॉलिक्यूल्स में जुड़े होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट अरबों में मापा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल का एक बहुत छोटा खंड डायग्राम 3-2 में दिखाया गया है।
यह मॉलिक्यूल कई सरल रासायनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है जो एक नियमित पैटर्न में एक साथ बने रहते हैं। तो आप इसमें देखिए डायग्राम में ये एक सेगमेंट लिया है हमने, डीएनए का एक हिस्सा तोड़ा, उस हिस्से में जो जीन्स है ये मौजूद है। ये देखिए ये हो गया डबल हेलिक्स हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर 5 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, ठीक, ये डबल हेलिक्स हो गया। सो इनके अंदर जो है क्या मौजूद है, आपके न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। इनमें 2 pyrimidine और 2 प्यूरिन ग्रुप होते हैं। तो प्यूरिन और pyrimidine को इनसे मिलकर बनते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनसे मिलकर ये 2 बनते हैं। दोनों का मिलकर जो है हमेशा ए से जो है टी जुड़ेगा, एडेनिन और थाइमिन, और जी से हमेशा सी जुड़ेगा, ग्वाइनिन और साइटोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपकी जो है डीएनए का निर्माण करेंगे। तो डीएनए का निर्माण करने के लिए एक फॉस्फेट शुगर चाहिए। एक शुगर फॉस्फेट जो है इसका बैकबोन है, किसका, डीएनए का। फिर उसमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, फिर फॉस्फेट शुगर जुड़ेगी। तो इस तरीके से ये एक खंड बन गया। फिर जो है ग्वाइनिन, साइटोसिन, फिर फॉस्फेट शुगर। तो ये जो है मेन स्ट्रक्चर है आपके डीएनए का। तो यहाँ पर आप सी जी, जी सी, टी ए, जी सी, सी जी, ए टी, टी ए, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यही कॉम्बिनेशन आगे चलता चलता। तो डीएनए डबल हेलिक्स है, उसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, और वह न्यूक्लियोटाइड के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और 2 बेस शुगर मौजूद होती है जो कि इसकी बैकबोन है। अब आगे आप देख लीजिए इसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस, जो बेस है ना जिसकी यहाँ पर बात की गई है, ये बैकबोन जो, ये जो बेस पेयर है उनका भी अपना एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो बेसिस के लिए क्या है यहाँ पर, एडेनिन, थाइमिन और ग्वाइनिन, साइटोसिन। फिर फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से। इसका फॉर्मूला भी बनता है, इस फॉर्मूले से भी आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे लिखकर बताऊंगा किस तरीके से बनेगा। तो जैसे फास्फोरिक एसिड है, तो फास्फोरिक एसिड में आप देखिए कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, तो PO4H3, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। तो ऐसे ही सबका अपना फॉर्मूला है। डीऑक्सीराइबोस का अलग फॉर्मूला है, तो उसमें कार्बन की आप गिनती करेंगे, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन मौजूद है, उससे आपका डीऑक्सीराइबोस का जो है फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो ये डायग्राम है 3-3, जिसकी हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। तो डायग्राम 3-3 में डीएनए के निर्माण में शामिल मूल केमिकल कंपाउंड को दर्शाता है। इन कंपाउंड में शामिल है, क्या क्या शामिल है, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस, ये क्या है, एक तरह की शर्करा है, ठीक है। अब शर्करा जो हम इसको क्यों बोल रहे हैं, शर्करा, किसी को आइडिया है शर्करा क्यों बोला जा रहा है, शर्करा किसको कहते हैं, कोई बताएगा, हैंड रेस करेंगे। हाँ, 1 मिनट में आपका माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ। जी अजीत जी बताइए। ग्लूकोज रहता है शर्करा,
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सर। हाँ जी, तो जैसे ग्लूकोज होता है C6H12 है ना, तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब आप इसमें डीऑक्सीराइबोज में आप काउंट करके देखिए कितना है, काउंट करें। C6 इसमें कितने C हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया C कितने हो गए इसमें 5। फिर H कितने हैं, हाइड्रोजन आयन कितने हैं, काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H12 फॉर्मूला क्या हो गया C5H12। और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4, तो O4। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब बनता है तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का सूत्र बताइए। O2 होता है ना, O2 ऑक्सीजन जी सर। होता है ना O2। और अगर O3 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ओजोन। ओजोन बोलेंगे। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 4 है, ठीक। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, एक तरह से देखा जाए तो 2-2 पेयर में हो गए, तो इसलिए उसको बोला डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ऑक्सीजन क्या हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए है ना, O2 मिलके बनते ना, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मिलके O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, 2 मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 है इसीलिए डीऑक्सी कहेंगे। समझ में आया सभी को, जी सर। चलिए इसी तरह से आगे के फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। जैसे एडेनिन का फॉर्मूला देखिए, अब एडेनिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन का होना जरूरी। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, हम एक एडेनिन का एग्जाम्पल लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एडेनिन के इसमें आप काउंट कीजिए, पहले कार्बन है 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए कार्बन इसमें C5, ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 N5, ठीक, C5N5। और H कितने हैं, 2 ऊपर है, ये 2, फिर 2 यहाँ पर 4 और एक ये 5, तो यहाँ भी C5N5H5, ठीक। इस तरीके से ये सूत्र बन जाता है। तो ये बड़ा बैलेंस एडेनिन है। फिर ऐसे ही थायमीन का बनेगा, फिर आपका ग्वाइनिन का बनेगा वो साइटो। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक। इन स्ट्रक्चर से मिलकर ही जो है डीएनए का निर्माण होता है। और डीएनए मिलकर क्या बन जाता है आगे चल के, उसकी बड़ी संरचना क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किसके अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसमें मौजूद होता है, सेल में, ठीक है। इस तरीके से ये रचना होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सभी को समझ में आ गया, यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डायग्राम देखेंगे 3-4 जिसमें चर्चा होगी न्यूक्लियोटाइड की, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। ये है 3-4। तो डीएनए के अंदर अभी हमने क्या देखा था, सिर्फ हमने देखा था हमने अलग अलग तोड़ के देखा, फास्फोरिक एसिड को देखा, डीऑक्सीराइबोस को देखा, फिर हमने अलग अलग जो बेसिस हैं एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वाइनिन, इनको देखा।
अब ये डीएनए में जब जुड़ेंगे तो एक फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, एक डीऑक्सीराइबोस जुड़ेगा और एक बेस पेयर जुड़ेगी। तो बेस पेयर में क्या आ जाएगा, या तो एडेनिन आ जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, सभी को नहीं दिख रहा है या सिर्फ परवीन जी को नहीं दिख रहा है? बाकी सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या जो शेयर किया मैंने? जी सर। ठीक है, तो जिनको नहीं दिख रहा है वो दोबारा लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सबको अलग अलग देख लिया। डीएनए का मूल स्ट्रक्चर क्या क्या है? फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड का सूत्र हमने देख लिया था, क्या था? ऑक्सीजन के इसमें 4 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 3 है, यानी PO4H3, ये हो गया फास्फोरिक एसिड। फिर हमने डीऑक्सीराइबोस का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा और हमने 4 बेसिस का भी स्ट्रक्चर देखा, जो बेस मतलब जो जिनसे मिलकर डीएनए बनता है। तो वो 4 बेसिस कौन थे? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब जब उसका डीएनए का बेस तैयार होगा, डीएनए में जब ये निर्माण करेंगे डीएनए, तो किस तरीके से होगा वो? तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, एक शुगर जुड़ेगी डीऑक्सीराइबोस और एक जुड़ जाएगा आपका एडेनिन। ठीक, फिर यहाँ पर जो है एक इसकी पेयर बनाने के लिए ये जुड़ता है टी से, यानी कि थायमिन जो दूसरी पेयर है उससे मिलके इसका एक रचना बनती है। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो है जैसे एडेनिन थायमिन देख लीजिए, तो ये ब्लू कलर और येलो कलर में देखिए इन दोनों ने मिलके बना लिया। फिर जो है CG देख लीजिए आप, साइटोसिन और ग्वानिन का। और इसमें कॉमनली क्या मौजूद रहेगी? सभी में फॉस्फेट, ये फास्फोरिक एसिड और शुगर मौजूद रहेगी। ठीक, अच्छा, एक तो ये तो मौजूद रहेगी साथ में, और जो बैकबोन का जो निर्माण बनता है या बैकबोन जो बनेगी, तो इस तरीके से ये मौजूद रहेगी यहाँ पर फास्फोरिक एसिड और आपकी जो शुगर है वो। तो ये बनाती है आपके डीएनए के जो 2 धागे हैं या बैकबोन कह लीजिए, उसको बनाएगी। और फिर इसमें अटैच क्या रहेंगे, दोनों जुड़ के क्या बन जाते हैं, ये जैसे आपके एडेनिन थायमिन जो बेस पेयर है। तो इस तरीके से पूरे जो है एक तरह से डीएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखाई। एक्चुअली ये लाइन होती नहीं है, समझाने के लिए दिखाई गई। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए, ये शुगर फॉस्फेट का कत्थाई कलर में आपको बैकबोन दिख रहा है। ठीक, ये बैकबोन हो गई और फिर जो है यहाँ पर बेस पेयर्स जुड़ेंगे। तो ये सभी मिलके जो है इसका निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए निर्माण का पहला चरण, जिसमें फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोस का एक मॉलिक्यूल और 4 बेस में से एक को मिलाकर एक एसिडिक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? एक एसिडिक न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जिसमें 4 बेस में से प्रत्येक के लिए एक डीऑक्सी एडेनिलिक, डीऑक्सी थाइमिडिलिक, डीऑक्सी गुआनिलिक और डीऑक्सीसाइटिडिलिक, जिनको डायग्राम 3-4 में केमिकल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। 3-4 ये देखिए। अब जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, अब यहाँ पर ये एडेनिन जब था तब तक ये अकेला था। न्यूक्लियोटाइड कब कहलाएगा ये? जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा आपका फास्फोरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल इसका जुड़ेगा, एक जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोस का और फिर एक जुड़ेगा आपका बेस पेयर का, तब ये कहलाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से आपका दूसरे भी तैयार होंगे, जैसे कि फॉस्फेट और आपकी डीऑक्सीराइबोस सेम रहेगी और यहाँ थायमिन ग्रुप जब जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड।
फिर फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज सेम, जब ये ग्वाइनिन के साथ मिलेगा तो डीऑक्सी ग्वाइनिलिक एसिड, और जब यही साइटोसिन के साथ मिलेगा तो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। तो इस तरीके से ये 4 एसिडिक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा 3-5 में, तो इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो 3-5 में डीएनए बनाने वाले 4 न्यूक्लियोटाइड के लिए एक सरल प्रतीक रचना दिखाई गई है। क्या दिख रहा है इसमें? तो देखिए, फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या बन गई, ये आपकी बैकबोन हो गई। ठीक, दोनों तरफ की ये बैकबोन हो गई। इनके बीच में क्या जुड़े हैं? ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े। ए से हमेशा क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा, और जी से हमेशा सी जुड़ेगा, या सी से जी बोल दीजिए, या जी से सी। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार। अभी आगे इसी से कोडान का निर्माण भी होगा, ध्यान दीजिएगा। 3-3 के ट्रिपलेट में कोडॉन होते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये रेड लाइन दिख रही है, ये अभी तो यहाँ आपने देख लिया। अब डीएनए के अंदर ये जो बेस पेयर्स बनी हुई हैं, इनमें 3-3 के कोड बनेंगे। जैसे यहाँ पर एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वाइनिन, तो इनके 3 पेयर बने, मतलब ये 3, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है, कोडॉन बोला जाता है। ठीक, तो एक हो गया GAA, एक हो गया TCC। तो इस तरीके से ये, और ये जो कोडॉन है ये स्पेसिफिक किसी अमीनो एसिड को डिनोट करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं। वो हम आगे प्रक्रिया देखेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो वहां पर मैं आपको दोबारा इसको बताऊंगा। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर कोडॉन का निर्माण कैसे हो रहा है। आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे निर्माण हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? बड़ा टफ है। तो बड़ा ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा, तब ये चीज एक बार दिमाग में फिट हो गई तो फिर क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लूजली बाउंड टू ईच अदर। ये हमने आपको समझा दिया है। थोड़ी सी थ्योरी है। यही है इसकी थ्योरी। फिर आगे अगला टॉपिक आ जाएगा आपका जेनेटिक। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जेनेटिक को। तो डायग्राम 3-2 में हम देख चुके हैं कि किस तरह कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड बदले में लूजली बाउंडेड क्रॉस लिंकेज द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम 3-6 में आप देख सकते हैं। 3-6 कहाँ पर है? पिक्चर 7, पिक्चर गायब है 3-6 की। आप इसी को शामिल देखिए। तो जिसमें कि सेंट्रल डैश्ड लाइन जो है, इसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से डैश लाइन ये है, ये देखो, ये जो रेड कलर की लाइन है ये डैश लाइन। तो ध्यान दें कि प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन बारी बारी में फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल से बनी होती है। बदले में प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल के किनारों से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक,
तो ये क्या होते हैं? तो प्यूरीन और पिरिमिडीन एक तरह का ग्रुप है ये, है ना। तो ये ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि प्यूरीन बेस क्या है, एडेनिन, और पिरिमिडीन बेस क्या है, थाइमिन के साथ बनता है। और प्यूरीन बेस एक और क्या है, ग्वाइनिन। एडेनिन और ग्वाइनिन क्या हो गए, प्यूरीन बेस हो गए, और पिरिमिडीन जो बेस हो गए वो साइटोसिन और थाइमिन बेस हो गए। तो डीएनए में जब हम देखते हैं तो हमेशा जो है एडेनिन, प्यूरीन बेस एडेनिन किससे जुड़ता है, पिरिमिडीन बेस थाइमिन से, और प्रत्येक प्यूरीन बेस ग्वाइनिन पिरिमिडीन बेस साइटोसिन के साथ बनता है। तो इस प्रकार डायग्राम 3-6 में जो इसके क्रम होंगे जोड़े के, वो किस तरीके से होंगे, जैसे सीजी है, सीजी, जीसी, टीए, सीजी, टीए, जीसी, एटी और एटी। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर सीजी या जीसी पढ़ लीजिए, सीजी, सीजी, जीसी, टीए, सीजी, टीए, जीसी, एटी, एटी, इस तरीके से ये पेयर बन जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ढीलेपन के कारण दो स्ट्रैंड आसानी से अलग हो सकते हैं, और वे सेल में अपने कार्य के दौरान कई बार ऐसा करते हैं। सो डायग्राम 3-6 जो अभी इसमें नहीं है, इसमें आप आगे देख सकते हैं। तो प्रत्येक मोड में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देखिए 10 जोड़े। तो जब डीएनए का यहाँ पर जहां पर वो मुड़ेंगे, उस मुड़े हुए और आगे नेक्स्ट जो मुड़ा हुआ है उसके बीच में करीब करीब 10 जोड़ी पेयर होती है। ये चीज बताई थी इसमें, देखिए 10 जोड़ी पेयर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, उसके बाद आएगा आरएनए का सिंथेसिस, फिर आरएनए एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट होगा आरएनए चेन असेंबली। तो ये हम जो है जेनेटिक कोड हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको, जिसमें हम जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक कोड प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक कोड कौन कौन से, जैसे आप यहाँ पर मैंने आपको ट्रिपलेट दिखाया था ना, इस तरीके के कोड होंगे ये, जैसे GAA, TTC, AGA, इस तरीके के जो कोड है ना, इन कोड के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी डीपली। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, फिर हम अगले क्लासेस में उसको हम देखेंगे जेनेटिक कोड को।